हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू प्री एक्सप्लोर। सो आज सीटीपी की क्लास नंबर 13 रहने वाली है और टॉपिक रहेगा एनसीएफ एफएस 2022। अब एनसीएफ तो आप ऑलरेडी पढ़ते हुए आ रहे हो, जैसे कि एनसीएफ 2005 जहां से इतने सारे क्वेश्चंस आपके सीटेट में बनते ही बनते हैं ना। अभी रिसेंट में 2022 में एनसीएफ एफएस 2022 भी आपका आ चुका है ना। अब ये क्या है और ये बीच में जो एफएस वर्ड आप देख पा रहे हो, आखिर ये क्या है और कहाँ से आया है, इन्हीं सब चीजों को हम समझने वाले हैं ना कि आखिर ये क्या है ना। तो चलिए जानते हैं एनसीएफ, जैसे कि आप सबको पता ही है, हमेशा से पढ़ते हुए आ रहे हो। एनसीएफ 2005 क्योंकि एक फ्रेमवर्क है और हमारी जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा इसको तैयार किया जाता है, यानी कि एनसीएफ को। और ये फ्रेमवर्क है, यानी कि एक तरह से शेप दिया जाता है कि किस तरह से बच्चों के सामने आपको चीजें रखनी है, उनका पाठ्यक्रम क्या होगा, करिकुलम किस तरह से आपको उनको पढ़ाना है ना। तो ये सारी चीजें हम समझते हुए आ रहे हैं। अब ये एफएस वर्ड क्या है, देखिए एफएस वर्ड अभी आपको ये चीज मैंने जब एनईपी 2020 पढ़ाई थी तो वहां पर भी बहुत अच्छे से बताया था, बिकॉज ये जो एफएस वर्ड है ये यही आपकी एनईपी 2020 से ही आया हुआ है। अब ये एफएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फुल फॉर्म होता है फाउंडेशनल स्टेज। अब ये फाउंडेशनल स्टेज यानी कि एक तरह से आधारभूत संरचना कह सकते हैं ना। मान लीजिए बच्चे की बात करते हैं तो बच्चे का जो शुरुआती जीवन है, शुरुआत का जो जीरो से यानी कि जन्म से 8 साल कह लीजिए, ये जो एज आप देख रहे हो ना, शुरुआत के जो शुरुआती एज कह सकते हैं आप जिसे, वही उसका क्या होता है, एक फाउंडेशन, आधारभूत संरचना कौन तैयार करेगा। शुरुआत के जितने भी साल होते हैं तो लगभग ये जन्म से 8 साल कह लीजिए या फिर 3 साल से 8 साल कह लीजिए, क्योंकि शुरुआत के 3 साल तो अपने घर परिवार में ही माता पिता के साथ में ही बिताता है ना। उसके बाद लगभग जब 3 से 4 साल का होता है फिर वो स्कूल कहीं ना कहीं जाना शुरू करेगा। स्कूल यानी कि किस तरह से क्या है फाउंडेशनल स्टेज, वो हम डिटेल में आपको समझाते हैं चीजें, ठीक है। तो ये चीज हो गया फाउंडेशनल स्टेज। अब ये कॉन्सेप्ट आपका एनईपी 2020 से आया है, किस तरह से ये चीज हम समझ लेते हैं। देखिए अभी तक 2020 के पहले हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते थे, क्योंकि हमारी एजुकेशन पॉलिसीज के पहले जो भी थी उसके हिसाब से पढ़ रहे थे, क्योंकि था 10+2 का कॉन्सेप्ट। अभी ये चीज, ये फॉर्मूला आपके लिए बदल चुका है और ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, और जो कि मैंने आपको जब एनईपी पढ़ाई हुई है अभी रिसेंट में तो डिटेल में बताया हुआ है ना। यहाँ पे हम बहुत डिटेल में चीजें डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे समझ रहे हैं एनसीएफ 2022, ठीक है। 5+3+3+4 का फॉर्मूला भी आपका चल रहा है ना। और जो ये फाउंडेशनल स्टेज है, स्पेशली आपका जो शुरुआत का 5 नजर आ रहा है, इसी से रिलेटेड है, ठीक है। देखिए डिटेल में मैं नहीं बताऊंगी, सिर्फ हम पहले वाले स्टेज की बात करेंगे, बिकॉज यही आपका फाउंडेशनल स्टेज से रिलेटेड है। बाकी डिटेल अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जरूर जाकर के एनईपी वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, जहां पे मैंने आपको डिटेल में चीजें बताई हुई हैं। अब ये 5 क्या है और किस तरह से फाउंडेशनल स्टेज से रिलेटेड है, ये चीज हम समझते हैं। देखिए ये जो 5 है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं पहली चीज तो बच्चे, किस उम्र के बच्चे यहाँ पे आते हैं, तो शुरुआत के 3 से 8 साल, ठीक है। जो ये बच्चे की उम्र होगी वो आपका फाउंडेशनल स्टेज से रिलेटेड है। अब यहाँ पे कौन कौन सी कक्षाएं आ जाती है ना, तो जब बच्चा, जैसे कि आप सभी हमेशा से पढ़ते हुए आ रहे होंगे ना, केजी, नर्सरी, यूकेजी, ये सारी चीजें होती हैं, वैसे ही अभी बाल वाटिका की शुरुआत हो चुकी है, इसे कहते हैं बाल वाटिका 1। सेम चीज हो जाएगा बाल वाटिका 2 और ये हो जाएगा बाल वाटिका 3। उसके बाद क्लास 1 और क्लास 2, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके 1 2 3 4 5 ना, ये 5 क्लासेस जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये होता है। और उम्र की बात करते हैं तो यहाँ पे बच्चे की जो उम्र है 3 से 8 साल हो जाता है जब बच्चा बाल वाटिका 1 से शुरू करेगा क्लास 2 तक में ना। अब हर एज, लाइक हर स्टेज पे आप ग्रुप एज देख पा रहे होगे, लाइक 3 से 4 साल का बच्चा यहाँ पे होगा, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 और यहाँ पे 7 से 8 साल, ठीक है। तो इस तरह से ये चीजें डिटेल में आप समझ गए इस बात को। तो बस ओवरऑल बाल वाटिका 1 से लेकर के क्लास 2 तक के टाइम पीरियड को, उम्र की बात करेंगे तो 3 साल से 8 साल की उम्र वाले बच्चों को हम फाउंडेशनल स्टेज में रखते हैं। आधारभूत संरचना यहाँ पे उनकी, एक तरह से उनका भविष्य निर्माण कर रहे होते हैं ना यहाँ पे। अब हर एक बात को डिटेल में समझे कि फाउंडेशनल स्टेज में आखिर टारगेट क्या होता है, और एनसीएफ भाई यहाँ पे सेव किया गया है चीजों को,
ना कि बच्चे का जो भविष्य है वो कैसा होगा, वो सारे ही उद्देश्य यहाँ पे आपको बताए गए हैं। तो 1 to 1 हम समझ लेते हैं चीजों को। पहले लिखा हुआ है मोस्ट क्रिटिकल ईयर, ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वक्त समय मान सकते हैं बच्चों के लिए, जो फाउंडेशनल स्टेज होता है, यानी कि शुरुआत के 3 से जो 8 साल का वक्त होगा। अब किस तरह से इंपॉर्टेंट होगा, देखिए यहाँ पे जैसे कि कहते नहीं, कुम्हार होता है जो शेप देगा चीजों को, अपनी मिट्टी से जो भी चीजें वो बनाना चाहता है उसको शेप देता है ना, एग्जैक्टली वैसे ही बच्चे भी होते हैं। शुरुआती वर्ष में आप उनको जिस तरह जिस आकार में ढाल देंगे, उनका आगे का भविष्य उसी पे डिपेंड करता है, वो वैसे ही आपको नजर आने वाले ना। तो शुरुआत के जो फाउंडेशनल स्टेज में 3 से 8 साल की उम्र होगी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और यहाँ पे आप बच्चे का हर एक डेवलपमेंट, हर एक पक्ष में जाकर के आप देख सकते हो ना। फिर उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, उनका फिजिकल ग्रोथ, या फिर इमोशनल कह लीजिए, और एक होता है हमारा सोशल। ठीक है, तो यानी कि संज्ञानात्मक, उनका बुद्धि का विकास हो, शारीरिक विकास हो, भावनात्मक या फिर सामाजिक, हर एक पक्ष जो है इफेक्ट पड़ता है उन सभी पक्षों पे। किस चीज का, तो फाउंडेशन स्टेज पे बच्चे को आपने किस तरीके की अपब्रिंगिंग दी है शुरुआत में, वो हर एक पक्ष उसके आगे के जीवन को निर्धारित करता है ना। तो इस तरह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे यहाँ पे कुछ न्यूरो साइंस के रिसर्चर्स हैं, उनका भी कुछ कहना है। भाई इन्होंने क्या कहा है ये भी समझ लेते ना। इन्होंने कहा है कि जो बच्चे होते हैं जो लगभग जन्म से, यानी कि 0 से 6 साल के होते हैं, ठीक है, 0 से 6 साल, यानी कि जन्म से, 0 की बजाय आप जन्म लिख लीजिए, ज्यादा बेहतर होगा ना। जन्म से 6 साल के जो बच्चे होते हैं ना, इनका जो बुद्धि का विकास है, ठीक है, जो इनका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, लगभग 85% हो चुका होता है। ठीक है, लगभग 85% इनके बुद्धि का विकास 6 साल की उम्र तक हो जाता है ना। बच्चा 15% जो कि आगे की उम्र में डिपेंड करता है। सिर्फ सोचिए 6 साल में इतना विकास हो चुका है, तो शुरुआत के वर्ष कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों के लिए ना। तो इस तरह से आपको इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए। आगे लिखा हुआ है ECCE। अब ये क्या होता है, इसका फुल फॉर्म पहले समझ लीजिए। ये कॉन्सेप्ट भी आपको फाउंडेशन स्टेज में ही गिवन है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। शुरुआत के वक्त में बच्चों को आप कैसा केयर दे रहे हो, किस तरह की एजुकेशन दे रहे हो, उसी से रिलेटेड है आपका ये। और ये किससे संबंधित है, तो फाउंडेशनल स्टेज से संबंधित है। अब यहाँ पे तरीके बताए गए हैं कि आपको बच्चे भाई शुरुआत में 3 साल की उम्र में अगर आप उनको स्कूल में डाल रहे हो, तो क्या उनको किस तरह से आप पढ़ाओगे ना, पढ़ाने का तरीका क्या होगा। अब ऐसा भी नहीं कि बच्चों को इतना स्ट्रेस देने लग जाओ कि शुरुआत में उनको बढ़िया आप एकदम भारी भारी बुकें पकड़ा दीजिए, ऐसा नहीं करना है ना। तरीका आपका होना चाहिए प्ले वे मेथड के थ्रू आपको उनको सिखाना है, समझाना है ना। अब कौन सी क्लासेस होती हैं जिन्हें हम ECCE में रखते हैं, तो ये बाल वाटिका तो आप समझ चुके हो। ये चीजें जो है इनकी शुरुआत अभी KVS वगैरह में भी हो चुकी है, स्पेशली वहीं पर KV स्कूल्स में ही बाल वाटिका कहा जाता है। बाकी अगर आप बाहर देखते हो तो आपने आंगनवाड़ी नाम सुना होगा, वहां पर भी ये जो बच्चे होते हैं इसी उम्र के वहां पे डाले जाते हैं। UKG, नर्सरी आपने सुना होगा, है ना। इस तरह से चीजें होती हैं जो कि आपकी ECC में आती है, ठीक है। और साथ में पढ़ाने का तरीका क्या होगा, तो प्ले वे मेथड होगा ना। अब प्ले वे मेथड में आप कई तरीके अपना सकते हो, जैसे कि बच्चों को स्टोरी के थ्रू चीजें आप सिखाइए, समझाइए, डांसिंग, म्यूजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप प्ले का इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। और बात रही भाषा के इस्तेमाल की, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करोगे, तो बच्चे जिन भाषाओं से फैमिलियर हैं, जो उनके आसपास बोली जा रही होती है, उन्हीं भाषाओं का इस्तेमाल आपको करना है। कोई भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है, बच्चों के साथ में, ऐसा नहीं है कि आप अपनी कोई अलग लैंग्वेज का इस्तेमाल करोगे, बिल्कुल नहीं। शुरुआत में आपको बच्चों की ही भाषा का इस्तेमाल करना होगा। और आकलन किस तरह से करना है, तो बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम हमेशा से समझते हुए आते हैं चीजों को। आप बच्चों के लिए जो है ऐसी आकलन व्यवस्था का इस्तेमाल करिए जहां पे उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस ना हो, या फिर आपको जैसे लर्निंग आपको प्ले वे मेथड से करना है, वैसे उनका असेसमेंट में भी आपको उसी तरीके के तरीके अपनाने होंगे ना। और दूसरी चीज हम बात करते हैं, यहाँ पे आप समावेशी शिक्षा को, इंक्लूसिव एजुकेशन को साइड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जो स्पेशल नीड चाइल्ड होंगे उनको भी ध्यान में रख करके ही आगे बढ़ना होगा, यानी कि उनकी आवश्यकताओं को
भी आपको फुलफिल करना होगा। जो सामान्य बच्चे हैं और साथ में स्पेशल नीड चाइल्ड्स जो होंगे उन सबको भी यहाँ पे फाउंडेशन स्टेज में लेकर के चलेंगे। ऐसा नहीं है कि उन्हें साइड कर देना है ना। तो ये कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि फाउंडेशन स्टेज में एक तरीके से बताए गए हैं कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, तरीका क्या होना चाहिए, भाषा कैसी आपको इस्तेमाल करनी है। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। अब एक और कॉन्सेप्ट आप देख पा रहे हो जिसे हम कहते हैं पंचकोश विकास। देखिए, जब भी हम बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास की, सामाजिक विकास, भावनात्मक हो या फिर आध्यात्मिक विकास की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में ऐसे साइकोलॉजिस्ट आते हैं जैसे कि जीन प्याजे हो गए, वाइगोत्स्की, कोलबर्ग, है ना। ये सारे दिमाग में तुरंत आ जाते हैं हमारे ना। और ये बिलोंग कहाँ से करते हैं? इंडिया के बाहर से ही बिलोंग करते हैं। कोई भी भारत से बिलोंग नहीं करता है इनमें से एक भी नहीं बिलोंग करता है, ठीक है। लेकिन जब अभी आपका जो रिसेंट NEP 2020 आया है और साथ में NCF कह लीजिए ना, NEP 2020 की ही बात करते हैं बिकॉज मेन तो रूट तो यही है ना, उसके बाद फिर ये चीजें इसी से निकल के आई हुई हैं। तो NEP 2020 में ये विचार किया गया भारत सरकार के द्वारा, जब वो NEP 2020 बना रहे थे, कि जब हमारे चीजों लाइक हमारे जो पुराण हैं, हमारे शास्त्र हैं ना, कुछ भी कह लीजिए, उन सभी में हॉली बुक्स जितनी भी हैं हमारी, उनमें ऑलरेडी ये सारी चीजें बताई गई हैं कहीं ना कहीं। तो हम दूसरों के कॉन्सेप्ट्स को क्यों फॉलो कर रहे हैं, उन्हें क्यों पढ़ रहे हैं, अपनी चीजें क्यों नहीं सामने रखते हैं ना। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अभी आपने बुक्स भी देखी होंगी जो NCERTs की बुक अपडेट होकर के आपके सामने आ चुकी है और उनमें बहुत से बदलाव आपको देखने को मिले होंगे ना। जैसे कि आपको श्लोक नजर आ जाएंगे गीता के, रामायण के ना, इस तरह से श्लोक वगैरह भी आपको बुक के शुरुआत में ही नजर आ देंगे। इवन साइंस की बुक में आप देख पाओगे ये सारी चीजें, वो भी संस्कृत में, प्रॉपर प्योर संस्कृत लैंग्वेज में लिखी हुई है ना। तो इस तरह से चीजों को कनेक्ट करने की, रूट से कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। और वही ध्यान रखते हुए यहाँ पे ये पंचकोश विकास का जो कॉन्सेप्ट है आपके सामने रखा गया है ना। जैसे कि हम शारीरिक विकास की बात करते हैं तो ये कनेक्ट ऑलरेडी हमारे पुराणों में बताया गया है, जिसे कहा जाता है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश यानी कि हमारे फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेट करता है ना। हम क्या खाते हैं, क्या सोचते हैं, किस तरह की चीजें कंज्यूम कर रहे हैं पूरे दिन में ना, वो हर एक बात, हर एक चीज यहाँ पे डिफाइन करी गई है, ठीक है, अन्नमय कोश में। अगला है ऊर्जा, जीवन, ऊर्जा का विकास यानी कि प्राणमय कोश। अब देखिए, जीवन ऊर्जा का विकास, देखिए आप कितना ही अच्छा क्यों ना खा रहे हो, कितना ही अच्छा क्यों ना पहन रहे हो, किसी भी माहौल में क्यों ना रह रहे हो, लेकिन अगर आपके अंदर निगेटिविटी भरी हुई है आपके दिमाग में, तो वो हर एक चीज जो आप अच्छी से अच्छी खा रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, लेकिन वो एक निगेटिव थॉट, एक निगेटिव पर्सपेक्टिव आपका ना जो देखने का नजरिया होगा, वो हर एक चीज उसको साइड कर देगा। यानी कि आपको कहीं ना कहीं वो अंदर ही अंदर खत्म कर देगा, भले ही कितनी अच्छी लाइफ आप क्यों ना जी रहे हो ना। तो ये सारी चीजें भी जरूरी होती हैं कि आप भले ही बहुत ज्यादा ऐसी चीजें ना ले रहे हो, ऐसी माहौल में ना हो, लेकिन आपके विचार कैसे हैं ना, आप सोचते कैसे हो ना, किस तरह के आपके थॉट्स हैं, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना खुद को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए। अगला है भावनात्मक की बात करेंगे, इमोशनल फैक्टर की बात करते हैं, तो जिसे कहा गया है मनोमय कोश ना। तो वही चीजें हो जाती हैं, हमारे इमोशंस जितने भी हैं ना, फिर वो गुस्सा हो, प्यार हो, हंसी हो, खुशी हो ना, कुछ भी हो सकता है, वो सारी चीजें आपकी यहाँ पे बताई जाती है ना। क्योंकि ऑलरेडी कहीं ना कहीं हमारे पास था, बट हम पढ़ते की रहे हैं, हम जो बाहर के हैं उन्हें कहीं ना कहीं बढ़ रहे होते हैं ना। अगला है विज्ञानमय कोश यानी कि बौद्धिक यानी कि संज्ञानात्मक विकास हम जिसे कहते हैं ना, जिनसे संबंधित है जीन प्याजे जी, क्योंकि हमारे तर्क, विचार, हमारे सोचने की क्षमता हर एक चीज पे डिपेंड करता है। लास्ट क्या है, आध्यात्मिक यानी कि स्पिरिचुअल जो डेवलपमेंट है उसे कहते हैं आनंदमय कोश ना। यानी कि आप किस तरह से कैसी चीजें आपकी हैं, आपके विचार क्या है ना, कौन से आपके प्रिंसिपल्स हैं, हर एक चीज उस पर डिपेंड करती है। तो ओवरऑल NCF-FS 2022 आई होप आप समझ पाए होंगे, इंपॉर्टेंट है और नया है ना। नया है तो इम्पोर्टेंट हो ही जाता है, बिकॉज आगे क्या पूछा जाएगा हमें आइडिया नहीं होता है ना। बस हमें तो अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान देना है। आई होप कि सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। जो भी फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप सीनेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़ सकते हो। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये आपका टाइम टेबल है जिसे हम फॉलो कर रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में। आपकी 3 क्लासेस चलेंगी, CDP की, साइंस और SST, ये 3 क्लासेस हम अभी चला रहे हैं। अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आया हुआ है ना, तो जल्दी से जल्दी कोशिश रहेगी, बिकॉज ये जो सिलेबस है, देखिए CDP तो आपका पिलर का काम करेगा, CDP के बिना सब कुछ अधूरा है ना, क्योंकि वो जो आपका पर्सपेक्टिव है पेडागोजी को लेकर के,
वो डेवलप करता है। उसके बाद आपके दो पेपर 2 की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जहाँ पे आपका मेन आपके सब्जेक्ट हो जाते हैं एसएसटी और साइंस, उन दोनों को ही हम एनसीईआरटी से कवर कर रहे हैं ना। तो इस तरह से आप हमारे साथ जुड़ सकते हो और पीडीएफ्स आपको सारी ही टेलीग्राम पे मिल जाती हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखेंगे, इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं।